नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म विद्यार्थी अपडेट। और हम एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7 की पॉलिटी यानी कि नागरिक शास्त्र कक्षा 7 का जो है इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा एक किताब की पूरी लाइन बाय लाइन आपको बताई जाएगी। ये वीडियो सीटेट और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे एस्ट, चाहे सुपर टेट हो, या चाहे राजस्थान टेट हो, एमपी टेट, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप सीटेट की तैयारी करें तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो एनसीएफ 2005 है, इसके साथ बच्चों को क्या स्कूली जीवन को बाहर से हमें जोड़ना चाहिए। मतलब बच्चों को हम बाहर का एग्जाम्पल बताएंगे, बाहर की चीज़ों को बताएंगे, जिससे बच्चे क्या करें, उन चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट ले। इसको आपको करना होगा। और नागरिक शास्त्र की बात, इसमें क्या करना है आपको कि जो बच्चों को पढ़ाएंगे, नागरिक के जीवन के बारे में बताएंगे, तो उनको बाहरी एग्जाम्पल देंगे। जो उनके आसपास की घटना घट रही है उसके बारे में आप एग्जाम्पल देकर उनको समझाएंगे, जिससे क्या करेंगे वो अच्छे से समझ दें। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में समानता, इसके बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से आपको समझाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा अध्याय है ये हमारा है समानता। इसमें कौन कौन से बिंदु जो आपके प्रश्न बनते हैं। तो पहला, असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। जो असमानता है दोस्त, ये हर जगह देखने को मिलता है। किसी के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, आर्थिक स्थिति से, गरीबी अमीरी के नाम पे क्या असमानता दिखाई देती है। तो ये असमानता, इसको ख़त्म करना है। ठीक है। तो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं जो 1950 में का जन्म 2013 में मरे, एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा क्या है? जूठन नाम है आत्मकथा का। उसमें लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठता पड़ता था वह जमीन पर। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था और जमीन पर बैठना पड़ता था। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा, कार्यक्रम द्वारा सुविधाविहीन समाजों की मदद मिलती है। मतलब कि जो समानता का अधिकार है, जो आपका मौलिक अधिकार है, इसको सरकार ने दो तरीकों से लागू किया। एक तो आप कानूनी तौर पे, दूसरा राजनीतिक दल पे, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको अपने भाषण से, अपनी बात से लोगों को बताना, समझाना। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे की जो पॉइंट हमारी है कि समानता को स्थापित करने के संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला क्या है? पहला है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान होना चाहिए। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान होना चाहिए। अगर एक अपराध कोई बहुत गरीब करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक अमीर व्यक्ति अपराध करता है। मतलब कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, स्थान और स्त्री या पुरुष होने के लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें से खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार, ठीक है, सिनेमाघर इत्यादि जगह पर वो जा सकता है। इससे कोई रोकेगा नहीं। ये सब समानता के अधिकार में आते हैं। ठीक है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने का जो कुआं है, चाहे घावा बोलते हैं, चाहे पोखरा बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, वहाँ पर भी वो जा सकता है। और चौथा इसका क्या है कि अस्पृश्यता उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अनुच्छेद 17 आपका है। अनुच्छेद 17 एक छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत बताए अनुच्छेद 17, यानी कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, अब अगले क्वेश्चन हमारा है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। मतलब कि जो मिड डे मील होता है ये क्या है, बच्चों को कैसे मिलता है और किस प्रकार इससे जो असमानता थी भारत में, इसको किस तरह सरकार ने दूर करने का प्रयास किया, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि यहाँ से आपके सीटेट में और जितने भी टीचिंग एग्जाम में, उसमें आपके प्रश्न हर हाल में बनने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि एनसीईआरटी
से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो मिड डे मील क्या होता है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुई। इसको आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो मिड डे मील है कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु से शुरू हुआ। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने 20 राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दे दिया। जब तमिलनाडु में शुरू हो गया तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया कि अगले 6 महीने के अंदर क्या करेंगे? अपने प्रदेश में इस कार्यक्रम को चलाएंगे, मतलब कि इस जो मिड डे मील इसको लागू करेंगे। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाकर घर चले जाते थे, लेकिन और फिर वापस लौटते ही नहीं थे। मतलब जब मिड डे मील नहीं शुरू था तब क्या बच्चे खाना खाने घर दोपहर को चले जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे। लेकिन जब से मिड डे मील योजना शुरू हुई है इससे क्या हो कि काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। इसमें सबसे बच्चे कौन है? जो गरीब परिवार से बच्चे एक अधिक संख्या में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, मतलब विद्यालय में नामांकन की संख्या बढ़ी है। ठीक है, शुरू कहाँ हुआ? सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ था और 2001 में क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सभी राज्य सरकारों को अपने प्रदेश में अपने राज्य में इस योजना को चलाए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता मिलती है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं, इसी कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते। मतलब कि जो लोग गरीब हैं, वो लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, उनको टाइम से भोजन नहीं मिल पाता था, तो वो खाने के लिए खाने के बहाने भी विद्यालय आते हैं, तो क्या कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं और उनका पेट भी भर जाता है। इसमें भी इसका सहायता मिलता रहता है। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन के लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते। बात करें अफ्रीका और अमेरिका की, तो इसमें क्या था कि यहाँ जो भेदभाव होता है चमड़ी के रंग के आधार पर होता है, यानी कि काले और गोरे के आधार पर भेदभाव होता है। अगर आप बात करें तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका क्या लोकतांत्रिक देश बना, गणराज्य बना। मतलब 94 से पहले अफ्रीका गणतंत्र नहीं था और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता था जिनका नाम था नेल्सन मंडेला के अथक प्रयासों से 1994 में दक्षिणी अफ्रीका क्या बना? गणराज्य बना। ठीक है, अब आगे रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है। ठीक है, एससी टेट में एकदम हूबहू यहीं से प्रश्न उठाता है। तो रोजा पार्क्स क्या थे? एक अमेरिकन औरत हैं जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास में की दिशा बदल दी। अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया था। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंश में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना मना है। मतलब आर्टिकल 15 एक मूवी भी है या आर्टिकल 15, उसको आप देखेंगे तो भली भांति इसको समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के या मूल वंश या जाति, लिंग, जन्म स्थान के, मतलब कि आप गरीब परिवार में चाहे गरीब गांव में जन्म लिए हैं तो आपको यहाँ नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है, कानून का जो उल्लंघन करेगा। ठीक है, चलिए अब संविधान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। संविधान क्या है? संविधान यह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों को निरूपित किया गया है। किसमें? संविधान में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार
उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। कब? 2016 में आने वाला सीट जो 24 वाला है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है। अगला पॉइंट क्या है? दीवार फिल्म का रिलीज 1975 में हुआ था। दीवार फिल्म के बारे में भी सीटेट पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। कब हुआ था? 1975 में। अब अध्याय 2 की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लग रहा है कि अच्छा मटेरियल मिल रहा है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जो सीटेट यानी सीटेट या बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। जो दोस्त पैड बैच में जो कोर्स कराए जाते हैं उन सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है और फ्री हमेशा रहेगी। जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक एजुकेशन फ्री रहेगा यूट्यूब पे। ठीक है, कभी आपसे किसी प्रकार का कोई, चाहे नोट्स की मटेरियल की बात हो, चाहे वीडियो की बात हो, किसी प्रकार का कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगला है अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। सरकार की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य होता क्या है इसके बारे में समझिए। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो स्वास्थ्य का मतलब होता है जो बिना बीमारी के, जिनके पास कोई बीमारी नहीं है वही स्वस्थ है, जिनके पास बीमारी है वो स्वस्थ नहीं है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हकीम शेख पश्चिम बंगाल खेत के मजदूर समिति के PBKMS के थे, जो पश्चिमी बंगाल के खेतिहर मजदूरों का संगठन है। ठीक है, हकीम जो शेख के पश्चिम बंगाल के एक मजदूर समिति के क्या है? एक संगठन है। उस संगठन के क्या है? कार्यकर्ता हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, एक सार्वजनिक और एक निजी। सार्वजनिक का मतलब कि जो सबके लिए उपलब्ध होती है, और निजी का मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए क्या प्रोवाइड कराई जाती है। अगर सार्वजनिक की बात करें तो जितने हॉस्पिटल हैं, ठीक है, सार्वजनिक हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भाई उनका अलग अपना नियम होगा जैसे चाहिए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में हर व्यक्ति को एक समान नियम से समान व्यवहार किया जाता है। तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला हमारा सार्वजनिक सेवा, दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, देखिए, सेवाओं का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और अपनी संपत्ति बेचते हैं। ठीक है, कोस्टारिका की बात करें, कोस्टारिका एक मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा स्वस्थ देश है। कोस्टारिका सीटेट का पूछा गया प्रश्न है। कोस्टारिका क्या है? मध्य एशिया का सबसे अधिक स्वस्थ देश माना जाता है। मतलब यहाँ पे 9 की बीमारी है कोस्टारिका में। ये सीटेट का कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। चिकित्सा पर्यटक के बारे में बात करें तो ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश को उनके अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं, जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर और विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो आते हैं कहाँ? अपना इलाज कर, उनको लगता है कि हमारे देश से क्या है, कम पैसे में और सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा देते हैं, इसलिए जाते हैं क्या पे? पर्यटक चिकित्सा में। ठीक है, ओपीडी क्या होता है? आप अक्सर सुने होंगे ओपीडी। जब किसी हॉस्पिटल पर जाते हैं तो लिखा होता है ओपीडी लिखा होता है। आप होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो पेशेंट को क्या करेंगे, उनको ठीक करके उनको बाहर भेजने का काम करेंगे। वाह्य रोगी विभाग, उसको आप हिंदी में देखेंगे वाह्य रोगी विभाग ओपीडी के बाद लिखा होता है हिंदी में। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप है किसका? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का। अस्पताल में विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाएंगे विशेष में, उससे पहले क्या आपको ओपीडी में रखा जाता है। ठीक है, अगला हमारा जेनरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम है वे दवाइयाँ प्रयुक्त सामग्रियों के पहचान करने में मदद, जो जेनरिक नाम होते हैं। ठीक है, अध्याय 3 है राज्य शासन कैसे बना।
राज्य शासन कैसे काम करता है, कैसे बना, इसके बारे में पूरी चीज़ों को हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी के हर एक बिंदु को बताया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करता है। विधानसभा के सदस्य विधायक या एमएलए कहते हैं। एमएलए कहा जाता है, एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। अगर हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जो राजनीतिक दल अपने निर्वाचन क्षेत्र का आधा से अधिक सीट जीत जाता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। जो राजनीतिक दल अपने क्षेत्र का आधा से अधिक सीट जीत जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसा कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर क्या करिए, अगर एमएलए हैं यानी कि विधायक चुन के गए तो विधायक काम क्या होता है कि अपने में से किसी ऐसे दल को, किसी ऐसे व्यक्ति को वो लोग सपोर्ट करते हैं। फिर चुनाव होता है, जो सबसे अधिक वोट पाता है क्या करता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। और मुख्यमंत्री की राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और मंत्रियों को भी शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का होता है। ठीक है, अगला समझते पॉइंट। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा में सभी विधायक जो जीते गए हैं, चाहे पार्टी के हों, विपक्ष के हों, चाहे निर्दल हो, कोई विधायक, सारे विधायक एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक घर में इकट्ठा होते हैं, एक रूम में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे जनता के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि क्या होना चाहिए, जनता के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। समझ गए, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। उसका एक ही मतलब होता है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं, जो सरकार बनती है, उस सारा काम अपने संविधान के नियमों द्वारा ही क्या करे, उसको चलाए। मतलब उनकी देख रेख करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। जैसा कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में आप देख रहे हैं कि तरह तरह सभाएं हो रही है और उसमें अपने बारे में अच्छा ही बताते हैं और अदर पार्टियों की आलोचना करते हैं। आलोचना का एक कतई मतलब नहीं होता उनका विरोध करना। आलोचना का मतलब होता है उनकी कमियों को बताना, सरकार की गलतियां का उन कमियों को बताना आलोचना होता है। तो क्या करते हैं कि लोकतंत्र में अपनी सभा करते हैं, सभा में सरकार और अन्य पार्टियों का विरोध करते हैं। विरोध किसे करते हैं, आलोचना के माध्यम से उनकी कमियों को जनता के बारे में बताते हैं और अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं कि हम कितना अच्छे हैं और आगे कितना आपके लिए काम करने वाले हैं। इस सभा द्वारा क्या करते हैं, लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय में शोध किया जा सकता है। मतलब कि आप चार्ट पेपर बना कर क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ के बारे में आप अच्छा से बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं और आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखिए, हमारा अध्याय है चौथा कि लड़के और लड़कियां के रूप में बड़ा कौन है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि सामाओ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। अगर लड़के और लड़कियों में बड़ा कौन, इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो लड़का और लड़की के बारे में जो अंतर होता है ये हमारे रूढ़िवादी धाराएं होती है। मतलब कि हम पहले ही इस विचार बना लेते हैं कि लड़की होगी तो स्कूटी चलाएगी, लड़का होगा तो बुलेट चलाएगा।
ये हम धारणा बना लेते हैं। लड़की को घर में काम करना, लड़के बाहर कमाने जाएंगे। लड़का रो नहीं सकता, लड़का को रोना नहीं है। लड़की क्या करनी, लड़की को शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। लड़की बाहर पढ़ने नहीं जाएगी, लड़का बाहर पढ़ने जाएगा। इस सारी चीज़ों की जो धारणाएं होती है, इसको रूढ़िवादिता कहते हैं। इसमें इस विषय में क्या कि रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है कि हम किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 15 में आपको भी बताया गया है कि अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में मूल, वंश, धर्म, जाति, स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। और अध्याय 5 इसमें देखते हैं, औरतों ने बदली दुनिया। कुछ महान औरतों ने इतना आगे काम किया कि पुरुष वर्ग सोच भी नहीं सकता था। ठीक है। औरतें कब बाहर निकली, कब काम करना शुरू किया, तो बात कर तो इसका इतिहास ऐसा है 1914 से 1919 के बीच, यानी कि प्रथम जब विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में क्या किया गया, उस युद्ध में कि जब पुरुष लोग चले गए लड़ाई लड़ने के लिए और कुछ लोग शहीद हो गए, तब बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद पड़ गई। उसको चलाने के लिए महिलाओं ने घर से निकलना शुरू किया और काम करना शुरू किया, और लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर काम कर सकती है। और तभी से महिलाओं को क्या अधिकार दिया जाने लगा, और महिलाओं ने संघर्ष करके उनका अधिकार भी लेने का काम किया, और आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर महिलाओं ने क्या किया है, कब्जा किया है। ठीक है। तो औरतों ने कैसी बदली दुनिया, इसके बारे में समझते हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकारा, नाम क्या, लक्ष्मी लकारा, उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक थी। झारखंड की जो महिला थी 27 वर्षीय, नाम था लक्ष्मी लकारा। सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तरी रेलवे की क्या थी, पहली महिला इंजन चालक थी, ड्राइवर थी। बात रमाबाई की, रमाबाई उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई है क्योंकि संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों का तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। रमाबाई को पंडिता रमाबाई कहा जाता है क्योंकि वो संस्कृत भी पढ़ना जानती थी। उस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और उस समय इन्होंने क्या, संस्कृत पढ़ ली थी। राजसुंदरी देवी 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जीवन, क्या नाम पुस्तक, राजसुंदरी की अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। जो अमार जीवन है किसी भारतीय द्वारा पहली लिखित आत्मकथा है। किसने लिखा था, राजसुंदरी ने। 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीपीएससी के लिए। इसको आप याद कर लीजिए कि कब शुरू हुआ था, 2014 में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 40% शिक्षित था। इसकी तुलना में लड़कियां, स्त्रियों का केवल 15% ही शिक्षित थी। 1961 में 40% पुरुष से शिक्षित और महिलाएं मात्र 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और महिलाओं की संख्या 65%, यानी कि महिलाएं आज भी एजुकेशन में क्या हैं, पीछे हैं। अब यौन उत्पीड़ना, यौन प्रताड़ना क्या होता है, इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करना यौन उत्पीड़ना के अंतर्गत आता है। यौन उत्पीड़ना को देखते हुए पास्को एक्ट बनाया गया था। पास्को एक्ट कब बना था, इसके आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पॉलिटी के अगले पार्ट में मिलते हैं, फिर कुछ इस टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।